नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पिछले एक हफ्ते में देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की। कई जगहों पर सांप्रदायिकता की आग जानबूझकर भड़काई गई, जैसा कि 2 दिन पहले दिल्ली में हुआ। धर्म की आड़ में हिंसा की वारदातों पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की और कहा कि जो लोग धर्म की आड़ में दंगा करते हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जयंती पर दिल्ली में हिंसा, रामनवमी पर देश के 10 राज्यों में हिंसा, लोहरदगा में स्लीपर सेल वाली साजिश। तकरीबन 10 राज्यों में सांप्रदायिकता की आग भड़काई गई। हनुमान जयंती पर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हिंसा भड़की। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकली शोभा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि दंगा फसाद और गड़बड़ी करने वालों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने धर्म का, मजहब का पालन कीजिए, कोई रोके हुए थोड़ी है, सब तरह से कीजिए अपना जो भी करते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच पूजा में विश्वास करते हैं तो ठीक से पूजा करिएगा तब ना। एक दूसरे से झगड़ा करना से पूजा का कोई संबंध है? अगर कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, अगर आपस में इस तरह का कोई विवाद करता है तो मान लीजिए कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म के नाम पर दूसरे जगह चाहे जितनी आग लगाई जाए, लेकिन नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में माहौल शांतिपूर्ण है। नीतीश कुमार ने 2006 से पहले वाले बिहार में सामाजिक माहौल का भी हवाला दिया। कोई भी समुदाय का कोई भी धर्म का अवसर रहता है, कुछ भी रहता है, तो पूरा का पूरा पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस तंत्र को, सबको अलर्ट रखा जाता है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, कोई आपसी विवाद न हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम न के बराबर होता है और एक एक चीज़ पर पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है। आप याद कर लीजिए ना, 6-7 से ही देख लीजिए कितना ज़्यादा एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, कहीं भी कुछ होता है। तो इस बार भी तो अभी स्थिति ठीक है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। साथ ही अब सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसके अलावा समस्तीपुर के बाबा केवल स्थान मेला और अमर सिंह मेला को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। विभिन्न विभागों से कुल 26 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए, जिस पर विचारोपरांत मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। अहम फैसले में राज्य सरकार ने 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है और ये नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एक मुंगेर में होगा और एक पूर्वी चंपारण मोतिहारी में होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का प्रस्ताव था कि अभी हम सम्राट अशोक की जयंती अष्टमी को मनाते हैं और ये सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि यह जो कार्यक्रम होगा वो राजकीय कार्यक्रम होगा। समस्तीपुर जिलांतर्गत बाबा केवल स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। उनको कोविड-19 का जो बूस्टर डोज कहें या आप उसको प्रिकॉशन डोज कहें, वो दूसरे इंजेक्शन के 9 महीने के बाद दिया जाएगा। इसको राज्य सरकार ने निःशुल्क करने का निर्णय लिया है और इस पर कुल 1314 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि का व्यय अनुमानित है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। चमकी बुखार के 3 नए मरीज मिले हैं। एसकेएमसीएच में ये चमकी बुखार के मरीज मिले। चमकी बुखार के 3 नए मरीजों की अब जो मिलने के बाद अब मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 17 हो गई है। अस्पताल में 2 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। इस साल 2 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। बिहार में अब मुफ्त में लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिली है। अब 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना का बूस्टर डोज मिलेगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है
जो कोरोना का बूस्टर डोज फ्री देगा। पहले नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण एजेंडा था और इसके पहले जो 60 साल के ऊपर के लोग थे उन्हें कोरोना का बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज फ्री दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार 18 साल से लेकर 59 साल तक के लोगों को भी अब कोरोना का बूस्टर यानी प्रिकॉशन डोज फ्री में दिया जाएगा। अब तक इसके लिए सरकार ने पैसे का प्रावधान किया था और जो लोग बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज ले रहे थे उनके इसके लिए उन्हें पैसे की अदायगी करनी पड़ रही थी, लेकिन अब सरकार ने फ्री में देने का फैसला किया और इसके लिए कुल जो अनुमानित व्यय है वह 1314 करोड़ 15 लाख रुपए आएगा और इसके विरुद्ध जाकर सरकार ने 583 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जो है वह बिहार आकस्मिकता निधि से विमुक्त करने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। तो निश्चित तौर पर बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना का प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज फ्री देगा। निश्चित तौर पर यह राज्य के लोगों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है कि उन्हें कोरोना का बूस्टर और प्रिकॉशन डोज अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। हर महीने के 3 सोमवार को सीएम जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं, लेकिन कल जनता दरबार में एक ऐसे शख्स के खिलाफ एक फरियादी पहुंचा जिस पर अपने रसूख के बल पर लाखों रुपए डकारने का आरोप है। हालांकि वो फरियादी दरबार तक पहुंच नहीं सका। कौन है वो शख्स, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में इंसाफ के गुहार की तख्ती और लबों पर सिस्टम के खिलाफ तलखी। ये है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा युवक भीम वर्मा, जिसके हाथ में पीले रंग की तख्ती में लिखे शब्दों से ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस तख्ती में साफ साफ लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इंसाफ चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष प्रसाद यादव की पत्नी रेणु देवी रजिस्ट्री वापस करने के नाम पर मां और भाई को बंधक बनाकर 10 लोगों के सामने 60,50,000 रुपए लिए नेवरा थाना जाने पर एफआईआर भी नहीं ले रहा है। सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस सुभाष यादव का नाम ये युवक ले रहा है ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि लालू यादव का साला है, पूर्व सीएम राबड़ी देवी का भाई है, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का मामा है। समस्या ये है सर कि हमारा ज़मीन पर कब्जा भी किए हुए हैं सर और हमसे पैसा भी वापसी ले लिए हैं सर, 60,50,000 रुपये सर। सुभाष प्रसाद यादव सर पूर्व राज्यसभा सांसद लालू प्रसाद जी के साले हैं सर। अब पैसा देने के नाम पर बोलते हैं कि तुम हमें 50 पैसा भी नहीं दिए। हैरानी की बात है कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया भी बेहद लापरवाह रहा है। भीम वर्मा की माने तो पुलिस ने सुभाष यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक के लिए भी मना कर दिया। गए थे तेजस्वी यादव के पास सर, तो बोले कि हमसे बातचीत नहीं रहता, तुम जाओ एफआईआर करो। एफआईआर करने के लिए गए हैं सर, तो भी हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है सर। बोले कि मैं एफआईआर नहीं लूंगा, जो करना है कोर्ट से करो, जाओ। उम्मीद के साथ युवक जनता दरबार में पहुंचा तो था जरूर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से वो जनता दरबार में गुहार नहीं लगा सका। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के ठिकानों पर दिसंबर में रेड पड़ी थी। छापेमारी में आय से 151% अधिक संपत्ति का पता चला था। अविनाश प्रकाश पर निलंबन की तलवार लटक रही थी, लेकिन उनकी पोस्टिंग बेगूसराय के जिला उत्पाद अधीक्षक के पद पर कर दी गई। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और मद्य निषेध अधीक्षक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस तस्वीर को देख लीजिए, ये है बेगूसराय के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश। अभी चंद महीने पहले की बात है। 8 दिसंबर 2021 को अविनाश प्रकाश के कई ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई ने एक साथ छापा मारा था। एसवीयू की टीम जब पटना के फुलवारी शरीफ में 17 कट्ठा में बने इनके आलीशान फार्म हाउस में पहुंची तो साज सज्जा देखकर सबके होश उड़ गए। छापेमारी में जेसीबी मशीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस के साथ साथ कई स्थानों पर जमीन जायदाद और निवेश के कागजात मिले थे। अविनाश प्रकाश की आय से अधिक 151% अधिक संपत्ति का पता चला था। तब निगरानी थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। एफआईआर के आधार निलंबन की बात भी हुई थी, लेकिन हुआ उसके एकदम उलट। अविनाश प्रकाश को बेगूसराय का जिला उत्पाद अधीक्षक बना दिया गया, वो भी तब जबकि अविनाश प्रकाश पर शराब माफिया से 60 गांठ के आरोप है।
अब कांग्रेस और आरजेडी के नेता अविनाश प्रकाश की पोस्टिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार अपने को बचाती है, दूसरे को फंसाती है, और जो लोग नजराना देने में कामयाब हो जाते हैं उनको तो पूरी तरह से बचाती है। कितने अधिकारियों पे इस तरह की कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या रिजल्ट आया? एक से एक ऐसे रिजल्ट आ रही हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि सरकार को इस पे तुरंत कार्रवाई करके उनको निलंबन का मांग करते हैं हम लोग। अब बीजेपी नेताओं को अविनाश प्रकाश की पोस्टिंग पर उठ रहे सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है, तो जेडीयू नेता ये कहकर बसते दिख रहे हैं कि अगर कहीं गड़बड़ हुई तो विभाग के मंत्री देखेंगे। और सरकार ये किसी को न फंसाती है न किसी को बचाती है। बहुत जल्द उस पर अगर सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर दोष सिद्ध हुआ है, कार्रवाई हुई है, इस मामले में चूंकि ये पूरी तरह से ये जो आरोप है वो जांच के दायरे में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक पदस्थापन से इस तरह के मसले को जोड़कर नहीं देखा जाता। सवाल है कि दागदार अधिकारी को मालदार पोस्टिंग क्यों? आय से अधिक संपत्ति वाले अविनाश पर इतनी मेहरबानी क्यों? इस पूरे मसले को लेकर के जब हमने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार, इनसे संपर्क साधना चाहा, कई दफा इनको फोन किया गया हमारे द्वारा, लेकिन इनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, रिस्पांस नहीं दिया गया। और कहा जाए तो जिस तरह से अविनाश कुमार की पोस्टिंग हुई है उस पर कहीं न कहीं जो सवाल उठ रहे हैं उससे बचने की कवायद जो है वो शायद मंत्री की तरफ से की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात एक ऐसे दारूबाज दामाद की जो कटिहार में शराब के नशे में धुत एक दारूबाज दामाद ने अपने ससुर और उनके बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने उस शराबी दामाद को रस्सी के सहारे पेड़ से बांध दिया। दरअसल ये दारूबाज शख्स शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसका उसके ससुर ने विरोध किया और अपनी बेटी को बचाने के लिए आया। इसी दौरान उसने अपने ससुर और उनके भाई पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हमले को लेकर ग्रामीण गुस्से में आ गए और उस दारूबाज दामाद को रस्सी से बांध दिया है। आपके पिता को चाकू से घायल कर दिया? चाकू से घायल कर दिया। कौन किया है? यही किया है मेरा हस्बैंड। क्या नाम है उसका? बबलू सा। क्यों किया, क्यों मारा? क्यों ऐसे दारू पे कैसे नोटंकी करता है, चाकू दिखाता, भालू दिखाता है, कहीं बोलता गोली मार देंगे, कभी हाय कर देंगे। शराब के नशे में? शराब का नशा में 24 घंटा रहता है। आज कितने लोगों को घायल किए? आज 2 लोग, मेरा बड़ा पापा को, मेरा पापा को चाकू मार के पूरा? हाँ, चाकू मार के घायल कर दिया। बांध के रखे हुए? हाँ, बांध के रखे, बांध के नहीं रखेंगे और हमारा बालों बच्चा को जो मार देगा था, यहाँ जो है सबको मार देगा था। मार रहा है, सबको मार रहा है, किसी को नहीं चिंता है। पापा खाना खा रहे थे और फिर जाके उधर झगड़ा हो रहा था, उधर फिर जो गया ना पापा बचाने के लिए, मतलब चाकू मार दिए और उनको चाकू मार दिए और अपना लड़का को पकड़ रखा था, उसको भी चाकू जो कि सटा रखा था। इस चक्कर में छोटा बच्चा है, उसको बचाने के चक्कर में ये सब जो है अति हुआ है। पटना के कंकड़बाग इलाके में नगर निगम के कर्मचारियों की अवैध वसूली का वीडियो बनाने वाले युवक को निगम कर्मियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जबकि कल दरभंगा के बहेड़ा थाने में शराब का खुलासा करने वाले युवक के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। सवाल है कि क्या बिहार में सच दिखाना मना है? ये लोग अवैध वसूली करते हैं। हाँ। कागज काट के भी देते हैं, कागज नहीं काट के भी देते हैं। अच्छा। 500, 1000, 5000 जो इन लोगों का मन करता है वो लेते हैं। ये लोग कौन थे? नगर निगम वाले। क्या वीडियो बना रहा था? हाँ। रविवार को दरभंगा के बहेड़ा थाने में भी एक युवक के साथ बदसलूकी हुई। हाथ में शराब की बोतल लेकर युवक ने थाने में फेसबुक लाइव किया था। फेसबुक लाइव के जरिए शराब कारोबारी और पुलिस की पोल खोल रहा था, जिससे पुलिस वाले भड़क गए और जो किया वो आप इस वीडियो में आ रही आवाज से समझ सकते हैं। अगर आपको मारना है तो मुझे गोली मार दीजिए। मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मेरे पास सबूत है सर। सबूत है, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। हालांकि पुलिस ने आरोपी को क्लीन चिट दे दी है और एसएसपी आरोप लगाने वाले युवक को भी गलत बता रहे हैं। तो ये लगता है एक एंगल की कहीं कोई आपसी दुश्मनी है किसी चीज़ को लेकर, जिसके कारण उनके घर पे बार बार वो छापेमारी करवाई जा रही है। दूसरा तो
अब गोविंद के विरुद्ध कोई साक्ष्य अभी तक हम लोग को नहीं मिला, तो उसको कल पीआर बॉन्ड पे छोड़ दिया गया थाने से। अब रह गई बात कि शराब इसके पास से कहाँ से आया और क्या आया। मुख्यमंत्री लोगों से अपील करते हैं कि वो भ्रष्टाचारियों की पोल खोलें। अगर आपको मारना है तो मुझे गोली मार दीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, मेरे पास सबूत है सर, सबूत है, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। बेगूसराय में सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। विश्वनाथ नगर इलाके में एक साइकिल सवार करीब 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि युवक को ज्यादा चोट नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने रस्सी और सीढ़ी के सहारे उसे बाहर निकाला। युवक का नाम सनी कुमार है, जो रामदीरी लाभरचक का रहने वाला है। ये गड्ढे करीब 1 साल पहले खोदे गए थे, लेकिन बुडको लापरवाह बना हुआ है और हादसे का डर बना रहता है। आइए एकदम हो गया, लीजिए चलिए। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं, जो गड्ढे खोदे गए हैं उसके अंदर जब युवक सनी जो है वो गिर जाता है, तो देखिए किस तरीके से वहां के जो ग्रामीण हैं वो रस्सी के सहारे युवक को उस गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि उसे निकाल लिया गया, उसकी साइकिल को भी निकाल लिया गया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 1 साल पहले ये गड्ढे खोदे गए थे और अब तक इन गड्ढों को नहीं भरा गया है, जिस वजह से हमेशा यहाँ पर हादसे की आशंका बनी रहती है। और इसी बीच बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां वर्चस्व को लेकर बमबाजी और गोलीबारी की गई है। अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर बमबाजी की गई है। अपराधियों ने 6 बम फोड़े हैं, दर्जनों राउंड की फायरिंग की है। अपराधियों ने एक जेसीबी मशीन में भी आग लगा दी। धनबाद रेल लाइन से 200 मीटर की दूरी पर अवैध कोयला खनन, बमबाजी और गोलीबारी से ग्रामीणों में दहशत है, भारी आक्रोश भी है। पुलिस पर अवैध कोयला कारोबार संचालित करवाने का आरोप वहां के ग्रामीण लगा रहे हैं। खरखरी के पड़वा पीठा में अवैध कोयला खनन हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में अब आक्रोश भी है। और इसी बीच वर्चस्व को लेकर बमबाजी और गोलीबारी अपराधियों की तरफ से की गई है। जिले में अवैध कोयले का कारोबार चरम पर है। जिले का कोई ऐसा थाना नहीं है जहां के अवैध कोयला कारोबार फल फूल नहीं रहा। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो इस कोयले कारोबार को रोकने को लेकर कभी भी गंभीर नहीं दिखती है। अभी हम खरखरी ओपी क्षेत्र में हैं और यहाँ पड़ुआ पीठा एक जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन को आग लगा दिया गया है। इस जगह पर अवैध कोयला का उत्खनन चल रहा था और इस जेसीबी मशीन को आग लगा दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस जेसीबी मशीन को आग लगाने का कारण 2 गुटों के बीच में हिंसक रूप है। बताया ये भी जा रहा है कि इस जगह पर दर्जनों राउंड फायरिंग भी हुई है और बमबाजी भी हुई है। आसपास के ग्रामीण इस घटना से दहशत में हैं। सवाल उठता है कि यहाँ पर इतने धड़ल्ले से अवैध का कोयले का खनन हो रहा है और स्थानीय प्रशासन को भनक नहीं है, यह एक गंभीर सवाल है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर कोयले का जो खनन है यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर अभी ताज़ा ही इसे कोयले को निकालने के लिए मुहाने बनाए जा रहे हैं और इस कोयले को खनन कर फिर मंडियों में भेजा जाएगा और मंडियों से इसे मनमाने तरीके से बेचा जाएगा। और बीसीसीएल को लाखों करोड़ों का नुकसान पहले भी दिया जा चुका है और अब भी देने की तैयारी में अवैध कोयला कारोबारी लगे हुए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही धनबाद रेल मंडल का रेल लाइन है, जहाँ से कई ट्रेनें गुजरती है और इस स्थल से अगर कहा जाए तो रेलवे लाइन की दूरी 200 से 300 मीटर है। घटना के बाद यहाँ धनबाद आरपीएफ की टीम पहुँची हुई है, मधुबन के थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो स्थिति यहाँ है इससे कहीं न कहीं स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। मधुबनी शहर में जल निकासी के लिए बने कैनाल का न सिर्फ अंदर से पक्कीकरण किया जा रहा है, बल्कि कैनाल के ऊपर भी पक्की ढलाई का काम जोर शोर से जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 129 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत किंग्स राज और वॉटसन कैनाल के पक्कीकरण का काम पूरा होने के बाद मधुबनी शहर में न सिर्फ जल निकासी की अच्छी सुविधा बहाल होगी, बल्कि कैनाल के ऊपर बनी चौड़ी सड़कों से एक और जहां शहर का सौंदर्यीकरण होगा, वहीं ट्रैफिक जाम की भी समस्या
से लोगों को निजात मिल जाएगा। मधुबनी के भक्शी गांव से हमारे संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट देखिए। शहर में इस बार बरसात के पहले जल निकासी के लिए यहाँ जोर शोर से काम चल रहा है। अभी मैं आपको यहाँ जो भच्छी जो जगह है मधुबनी में निगम इलाके में, वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ मधुबनी शहर के लिए जो यहाँ जो स्टॉर्म वाटर सीवेज प्रोजेक्ट जो अभी सरकार के द्वारा लाया गया था और 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। बताया गया कि लगभग 125 करोड़ रुपए 125 अरब का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें जो कैनाल है, जो मधुबनी शहर से जो जल निकासी के लिए जो कैनाल अभी तक जो ये खुला हुआ कैनाल था, उसके ऊपर ये पूरा देख रहे हैं कि अब ये पूरा कवर करने का और इस पर जो ढलाई किया हुआ ये पूरा इस पर छत बनाने का प्लान था, जो काम लगभग अब पूरा होने को है। ये कैनाल अब यहाँ से आगे शहर से बाहर निकलकर आगे जीवछ नदी में इसको जोड़ा जाएगा। और यहाँ अभी तक जो ये खुला हुआ कैनाल था, इस पर आप ये देख सकते हैं कि ये ढलाई किया हुआ ये ढक्कन इस पर डाला जा रहा है और भविष्य में बताया जा रहा है कि ये इसके ऊपर सड़क बनेगी और यहाँ आवाजाही की सुविधा बढ़ेगी। इस इलाके में जहाँ अभी मैं हूँ और ये जो कैनाल है, कभी ये इलाका मधुबनी शहर का काफ़ी ये बीहर इलाका माना जाता था। यहाँ आवाजाही की सुविधा नहीं थी और यहाँ ये खुला हुआ कैनाल होने के कारण यहाँ रास्ता भी नहीं था। लेकिन इस इलाके में जब ये कैनाल के ऊपर जब ये छत बना है और ये सड़क बनने की बात है, तो यहाँ जो कुछ स्थानीय लोग हैं, काफ़ी लोग खुश हैं। यह जो मधुबनी शहर का ये सबसे पुराना आज़ादी के समय में यह वारसन कलान बनी हुई थी। ये खुला होने के कारण से अनेक प्रकार की महामारियाँ फैलती थी, मतलब संक्रमण का भी डर रहता था। अनेकों बार शिकार मधुबनी शहर इस कनाल के कारण से हो चुकी है। क्या इससे इस इलाके में बहुत खुशी है, लोग खुश हैं यहाँ? हाँ। तो यहाँ ये जो अभी जो स्टॉर्म वाटर सीवेज प्रोजेक्ट का यहाँ जो काम चल रहा है और लगभग बताया जा रहा है कि अंतिम चरण में है ये काम। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।